कह रहा है कि टू schools and we want to award their selected students on the values of sincerity, truthfulness and helpfulness. ठीक है, 3 वैल्यूज के ऊपर वो अवार्ड देना चाहते हैं। 2 अलग अलग स्कूल है। स्कूल ए जो है वो X रुपीज सिंसेरिटी के लिए, Y रुपीज ट्रुथफुलनेस के लिए और Z रुपीज हेल्पफुलनेस के लिए देना चाहते हैं। एक बच्चे को X रुपये देंगे, 2 बच्चे तो 2X हो जाएंगे, 3 बच्चे तो 3X हो जाएंगे। ठीक, और ईच रेस्पेक्टिव वैल्यूज टू 3 to 1 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब जो सिंसेरिटी है उसके लिए 3 बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया है, जो तुम्हारी ट्रूथफुलनेस है उसके लिए 2 के लिए करा है और हेल्पफुलनेस के लिए 1 बच्चे को सेलेक्ट करा है। ठीक, अब उसने कहा है कि विद ए टोटल अवार्ड मनी ऑफ ₹1600, 1600 रुपीज उसे टोटल पेमेंट करनी है, टोटल। ठीक है, तो एक बच्चे को X रुपीज का अवार्ड दे रहा है तो 3 बच्चों को कितना देगा? 3X प्लस 2Y। इस 2 बच्चों के लिए इसका अवार्ड है ट्रूथफुलनेस का, जिसके लिए ₹Y दे रहा है, और प्लस Z। टोटल कितने रुपीज दे रहा है? 1600। एक तो इक्वेशन ही बन गई। आगे बात समझ में? ऐसी स्कूल भी जो है वैसे ही वो स्पेंड करना चाह रहा है, लेकिन वो टोटल 2300 स्पेंड करना चाह रहा है। और कितने बच्चों को देना चाह रहा है? 4, 1 और 3, और रुपीज उतने ही है। बाय गिविंग द सेम अवार्ड मनी टू ईच वैल्यूज एज बिफोर। जैसे पहले वाले ने X रुपीज दी थी एक के लिए सिंसेरिटी के लिए, Y ट्रूथफुलनेस के लिए, तीसरी हेल्पफुलनेस के लिए, ऐसे ही ये भी देना चाहता है। तो इसका कितना हो गया? 4X प्लस Y प्लस 3Z। 2 इक्वेशन बन गई। और वेरिएबल तो 3 है हमारे, तो इसलिए 3 इक्वेशन जरूरी है ना। 3 वेरिएबल मींस 3 इक्वेशन, 2 वेरिएबल मींस 2 इक्वेशन। और यहाँ पर 3 वेरिएबल आ रहे हैं इसलिए 3 इक्वेशन। अब उसने क्या बोला है? इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर 1 प्राइज ऑन ईच वैल्यू, टोटल एक अगर अवार्ड दिया जाए, एक अवार्ड दिया जाए ट्रूथफुलनेस के लिए, सिंसेरिटी के लिए एक, ट्रूथफुलनेस के लिए एक, हेल्पफुलनेस के लिए, तो वो टोटल अमाउंट जितना अवार्ड मिलेगा वो बनेगा 900 रुपये। तो इसका मतलब X प्लस Y प्लस Z शुड बी इक्वल टू 900। अभी 3 इक्वेशन बन गई। यही काम था, बस इक्वेशन निकालने का, बनाना तो आपको आता है। अब इसे क्वेश्चन को करके दिखाओ, X Y Z निकाल के दिखाओ मुझे, करो।
amount of rupees 10,000 is put into 3 investments, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में वो कराए। मान लो एक इन्वेस्टमेंट x रुपीज़ की करी है, एक y रुपीज़ की करी है, एक z रुपीज़ की करी है। इन्वेस्टमेंट समझते हो ना, अलग अलग उसमें भाई मैंने मान लो सपोज करो 10,000 है, उसमें से 5,000 4,000 जो है वो लगा दिए मैंने मान लो LIC की किसी पॉलिसी में, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। दूसरे में मैंने इतने शेयर्स में लगा दिए, मान लो इतने मैंने FD में लगा दिए, ठीक, उनका सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। इतने रुपए पे 10% वाले है, ये 10% वाली रेट 10% से मिलता है, इसमें इंटरेस्ट 12% से मिलता है, इसमें इंटरेस्ट 15% के हिसाब से मिलता है। बात समझ में आ रही? अब इन सब की जो कंबाइंड इनकम है, जो इंटरेस्ट है, वो कितना है 1310, ठीक, एक तो ये हो गया हमारा। और पहला सबसे पहली इन वो जो बनेगी वो बनेगी ये, क्योंकि सबको मिला के तो 10,000 बन रहा है, तो पहली तो ये बन गई। फिर इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, तो इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% ऑफ x, 12% ऑफ y एंड 15% ऑफ z। ये कितना टोटल अमाउंट 1313, ठीक है। इससे सॉल्व करोगे तो 100 जो है उधर ले जाना, तो इससे हमारे पास 10x प्लस 12y प्लस 15z कितनी होगी 131000। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी, ये तो 2 इक्वेशन होंगी। आगे का है कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट और सेकंड की कंबाइंड इनकम है वो क्या है, ये इनकम की बात कर रहा है, मतलब कि उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है इज इक्वल टू इज ₹190 शॉर्ट। ये कम है, ये कम है, 190 रुपए कम है, तो इसमें कम वाले में ऐड कर दो 190, और किसके बराबर फ्रॉम थर्ड से जो मिलने वाली इनकम है उससे ये 190 इनकी कंबाइंड इनकम कम है इससे, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, और 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ऐसे एक इक्वेशन बन के आ जाएगी 1900। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब तीनों को सॉल्व करना है। शॉर्ट मतलब कम है, शॉर्ट मतलब कम हो गई, तेरे पास 100 में से 10 रुपए शॉर्ट पड़ गए, दैट मीन्स यू हैव गॉट 90 रुपीज। तो 10 अब 100 के बराबर करने के लिए क्या करूँगा, जिसमें कम पड़े उसमें तो ऐड करूँगा ना, तो इसमें शॉर्ट पड़ गए इससे कितने 190 रुपीज, तो बराबर कब करूँगा जब उनको ऐड करते हैं। करो इसको करो। अब जो मैंने डिटरमिनेंट निकाला उससे मत कंपेयर करना अपना, बिल्कुल ये मैंने दूसरे तरीके से निकाला और तीसरे तरीके से तुम्हें सिखाया नहीं, जो प्रॉपर्टीज से निकालना है ना, तो अपना निकालना था, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ इसका ट्रांसपोर्ट, तो वो तुम्हारे जैसे ही निकलेगा। तो C11 निकलेगा आपका -360, और ये निकलेगा -300 प्लस 300 है ना, और C13 निकलेगा 120 -120 0। 21 निकलेगा ये का -15 -12 -27 प्लस 27 हो गया। C22 ये का -15 -10 -25, और C23 निकलेगा नेगेटिव ऑफ ये गया 12 -10 -2 प्लस 2 आ गया। C31 15 -12 3 आ गया। C32 नेगेटिव ये हटाया 15 -10 5 आ गया, और C33 ये हटाया 12 -2 आ गया। तो A इनवर्स लिख रहा हूँ सीधा 1/-60, और ये आ जाएगा जी आपका -360 300 0। एक बार चेक करते जाना, जो तुमने निकाला है वही है, यही आ रहा है। ए इनवर्स चेक कर रहे हैं, इनवर्स ये आ रहा है पक्का। तो बस अब इसको x निकालने के लिए b से मल्टीप्लाई करना है, 10,000 और 131,000, उसमें क्या था -19,000, ठीक है। अब इसमें ये कर सकते हो आप,
एक बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना बच्चों। इतने सारे जीरो लगाने की जगह इन तीनों में से ये 3 जीरो निकाल लो यार। 3 जीरो निकाल सकते हो ना, सामने 3 जीरो है, इसको बाहर लिख लेना है, ठीक, सारे में से बाहर, एक जीरो कट भी जाएगी। अब इतने इस छोटे को ज़्यादा जीरो नहीं लिखने पड़ेंगे तुम्हें। अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10/-6 अभी ऐसे रखो, और इसको इससे करा तो -3600 प्लस इस है 100 होगा। 10,000 था, अच्छा 100 होगा। अच्छा यहाँ नहीं, और कहाँ? बाहर जो आपने नीचे लिखा है 10/-6 लिखा है ना। अच्छा 100 अच्छा ठीक, अच्छा यहाँ तो 10,000 3 जीरो गई ना, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा कितना आ रहा है? करा है? यस सर। कितना आ रहा है बताओ? 3537 पक्का? सबका ये आ रहा है 3537, और ये -57, ये कितना हो गया 3000 माइनस ये कितना हो गया, ये नहीं करा 1314 25 से करो 5 15 और 17 1 5 10 11 12 1 2 और 1 3 बस 3275 फिर ये इससे करा, नहीं सॉरी ये इससे करा 1995 प्लस 90, फिर ये 0 हो गया, ये प्लस कितना हो गया 162 162 कहाँ मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम नहीं बताइए सर। कौन से वाला कह रही है, ये वाला कि ये वाला, ये तो ये कौन सा वाला लिखा मैंने 2 3 वाला, 2 3 वाला चेक करो 2 3, तो ये 12 - 10 तो 2 ही होगा। अच्छा साइड चेंज नहीं कर रहा, एक मिनट सीट तो फिर ये यहाँ पर यहाँ -2 आएगा, तो यहाँ -2 आएगा तो 0 हो गया, ये -162 आ गया और -38 आ गया, ऐसे आएगा, ठीक है। अब करना जरा इसको, कितना हो गया 3657 में से 3537 माइनस करो 0 2 1, ये तो आ गई -120, और ये कितना हो गया 3095 में से 3275 माइनस करना, ये हो गया 17 180 -180, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये जुड़ गए 8 तो 10 6 3 9 10 और 200 आ गया, ठीक है। और बाहर है -100/6, अब जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आपके पास x क्या आएगा -100/6 इंटू -120, y क्या आएगा, इसको काट दो 7 12, तो ये आ गया 2000, x इज 2000, y कितना आ गया इंटू -80 180, तो 6 3 सा तो 3000 आ गया, और z कितना आ गया इंटू कितना आया था ये -200, तो इससे कटेगा ये कर दो, बना गया मैंने मल्टीप्लिकेशन यूज कर दी क्या, है जी कहाँ गलती कर दी ना, ये 262 होगा सर। 262, अच्छा हाँ 262, तो 262 होगा तो फिर ये 300 होगा, 300 6 5 ये 5000 2000 3000 5000 मिलकर 10,000 बन गया, ठीक आ रहा है। आउंस यूनिट ही है ये भी, वैसी यूनिट है, यूके की यूनिट है, उसके वजन की यूनिट है, ठीक है। पाउंड भी और आउंस भी दोनों वजन की मास की यूनिट।
ये जो लाइन लिखी है इसको देखो, हाउ टू फॉर्म अ मिक्सचर विच विल हैव 8 ounces ऑफ पी, मतलब टोटल पी का जो 8 ounce है वो 8 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, ये तो लिख ही रखा है, और ये 7 होना चाहिए। तो हमें फूड के अंदर अपने ये अलग अलग फूड्स मिलाने हैं ताकि हमें न्यूट्रिएंट जो पी है वो 8 ounce मिले। समझ में आ गई मेरी बात? अब मान लो सपोज करो मैंने कहा कि भाई मैंने फूड ए जो है वो x लिया, ठीक है, x पाउंड लिया, और ये b जो है वो y लिया, और c जो लिया वो z लिया। तो अगर मैं इन तीनों फूड्स को मिला के खाऊंगा तो इसमें से मेरे को 1 यूनिट मिलेगी p की, तो x है ना, x पर पाउंड, इतने आउंस पर पाउंड है 1 पाउंड का। अब मैं x पाउंड ले रहा हूँ तो 1 यूनिट तो 1 पाउंड में मिली ना, तो x पाउंड खाऊंगा तो कितने मिलेगी? तुम पाउंड छोड़ो, ग्राम छोड़ दो यार, या आउंस कुछ कोई और वजन ले लो छोटा वाला, ग्राम ले लो, उसको केजी ले लो, तो उससे क्या फर्क है ना। अगर मान लो मैंने इतना खाना खाया, ए फूड खाया, तो 1 पाउंड में, जो इसके हिसाब से 1 पाउंड में मेरे को 1 पी यूनिट मिली, 1 आउंस मिली, तो x पाउंड में मुझे कितनी मिलेगी? x पाउंड, x आउंस, x आउंस मिलेगी। अब इसी तरीके से मेरे को, मैंने b y पाउंड लिया है तो 3y मिलेगी, 2 नहीं मिलेगी बेटा, वो क्यों है? वो दूसरा न्यूट्रिएंट है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो b, मैंने इन तीनों को मिक्स करा है ना अपने खाने में, तो a फूड को करा है, b फूड को करा है, c फूड को करा है, और मुझे टोटल इसका पाउंड पता है कि 8 पाउंड है। तो फूड ए से मेरे को, मान लो मैंने x लिया, ये y लिया, ये z लिया, इतना पाउंड लिया है ना, पाउंड, p लिख देता हूँ इसके, ठीक। तो x पाउंड में x यूनिट्स, y पाउंड में 3y यूनिट्स, क्योंकि 1 में 3 मिल रही है ना, तो y में कितनी मिलेंगी? 3y, और ऐसे ही इसकी 4z, ये टोटल मिला के कितने मिलेंगे मुझे? 8। ऐसी अब इसकी बना दो, 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 5, ऐसे इसकी बना दो। ये 3 ये वो बन गई आपकी इक्वेशंस, ठीक है। कर लोगे अपने आप, इसे नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है। कंटिन्यूटी में हम क्या पता लगाते हैं? कोई भी कर्व है, मान लो कर्व जारी है ऐसे, तो क्या ये कर्व कहीं से ब्रेक हुई? कहीं से ब्रेक हुई, तो इसका मतलब ये कर्व कंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है। अभी हम एक पॉइंट पे पूछेंगे, मान लो सपोज करो ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, सपोज करो तुमने क्या 2 पॉइंट पे जहाँ पर x की वैल्यू 2 है वहाँ पर ये कर्व ब्रेक हो रही है? तो आप कहोगे कि नहीं हो रही, देखो यहाँ सीधी जा रही है, कोई ब्रेक नहीं है इसमें, तो इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब सपोज करो ये 4 पर जाकर ब्रेक होगी और ये यहाँ से ऐसे चल रही, तो अब मैं यहाँ से अगर डालूं इसको तो 4 पे आ गई, ये तो टूट गई यहाँ तक, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 4। तो हम इसके अंदर यही चेक करते हैं कि किसी पॉइंट के ऊपर कोई भी कर्व कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये टूटी हुई है। तो उसके लिए हमारे पास, हमने लिमिट सीखी थी पिछले साल, ठीक है। तो लिमिट्स में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी सीखी थी, राइट हैंड लिमिट निकालनी सीखी थी, है ना। जब ये दोनों बराबर हो जाती थी तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट, ऐसे बोलते थे ना। मैंने वो अच्छे से सिखाई दिया, तो मैं कई बार कराया भी था लिमिट्स का, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब तीसरी चीज भी मैंने वैसे तो क्लास 11 में बता दी थी आपको, कि जो फंक्शन दे रखा है आपको fx, जो भी फंक्शन दे रखा हो यहाँ पर, वो उसकी वैल्यू उस पॉइंट पर, मान लो x इक्वल टू a पॉइंट है, तो x इक्वल टू a पर वो वैल्यू भी इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के अगर बराबर हो जाती है, तीनों वैल्यूज बराबर हो जाती है, तो हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस। तो अभी आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम निकालना सिखा रहे हैं, फिर बाद फंक्शन की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, वो तो आसान है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार सीख लो, जिस बच्चे को नहीं आती है वो निराश ना हो, ठीक है। जिन्होंने जो है 11वीं क्लास में ढंग से पढ़ाई नहीं करी, मस्ती मारी है, वो बच्चे, ठीक है। तो अब लिमिट्स के पहले फॉर्मूले बता रहा हूँ, जो हम
जनरली यूज़ करते हैं। उसी को आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं लगाना बताऊंगा उसको कैसे तरीके से क्वेश्चन में लगता है। तो जैसे एक हमारे पास था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, ये 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x, ये भी 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये कितना होता था log, ये होता था। और लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, ये भी 1 होता है। और क्या करा था हमने इसके अलावा? बस यही करा था, 5 फॉर्मूले थे हमारे, ठीक है। कोई और आएगा तो ध्यान बता दो। इसके अलावा हमने 2 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इसका एक तो ये फॉर्मूला करा था ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x by 2, जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर यूज़ होगा। और एक जो यूज़ होगा वो होगा हाफ एंगल फॉर्मूले में sin x का 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। ये 2 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए लिमिट्स के लिए। ये सारे फॉर्मूले जिसको नहीं आते हैं उसको लिमिट नहीं कर पाएगा, वो पहले तो नहीं याद कर दो फटाफट। क्या माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन x। कि भाई ये बताओ, शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो फंक्शन 2 तरह से डिफाइंड है। एक तो जब 0 हो x तो फंक्शन क्या है 2, fx कितना है 2, ठीक, एट x इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है इसमें। और व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 फंक्शन उसने हमें दे रखा है ये sin x अपॉन x प्लस cos x, ऐसा दे रखा है ना उसने क्वेश्चन हमें, है ना। अब हमने चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है 0 पर, ये फंक्शन है। अब मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, उससे पहले x टेंड्स टू 0 ऐसे लिख लेते हैं 0 माइनस 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डालेंगे इसके ऊपर, है ना। जब थोड़ी सी छोटी डालेंगे तो x की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, 0 तो नहीं हो सकती ना, 0 से कम होगी। तो 0 से कम होगी तो फंक्शन क्या कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे sin x by x प्लस cos x, ठीक, समझ आ गया। अब फिर क्या बताया था, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, जहाँ जहाँ x है फंक्शन में वहाँ क्या कर लो 0 माइनस h रख लो, और यहाँ भी रख लो 0 माइनस h, और यहाँ भी रख लो 0 माइनस। और जब भी ऐसा होगा कि x टेंड्स टू 0 माइनस होगा तो h विल टेंड्स टू 0, ये हमेशा 0 की तरफ जाएगा। या कुछ भी नंबर आए 0 नहीं, खाली अगर x टेंड्स टू 2 भी हो रहा होता तो भी h टेंड्स टू 0 ही होता है। ये मैंने समझाया भी था आपको। ये x क्या होता है, मान लो हम यहाँ 2 पर है, सपोज x 2 है। अब हम 2 की तरफ मूव कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, या हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो अब ये वैल्यू नहीं होती ना, इट इज, ये साइन क्या कहता है, टेंड्स टू, मतलब हम 2 की तरफ जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जितने पास हम जाते जाएंगे, ये गैप जो होता है इसके बीच का, जो 2 से पहले जहां तक हम पहुंचे हैं, वो गैप को हम क्या कहते हैं, h बोलते हैं। यहां से मूव करा हमने, तो ये जो गैप है, जो इंटरवल है, दिस इज कॉल्ड h। अब जितना नजदीक हम जाते जाएंगे इसको, उतना ही ये h छोटा होता जाएगा, और जब हम 2 के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे तो h भी तो हमारा बिल्कुल टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वो गैप बिल्कुल कम हो गया, है ना, नेग्लिजिबल गैप हो गया, तो h विल टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर हमेशा 0 ही आएगा। यहाँ चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे पाई हो, चाहे कुछ भी, एनीथिंग x में कुछ भी हो, h विल ऑलवेज टेंड्स टू 0। फिर अब यहाँ पर आते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो आपने चीजें नहीं करी हुई हैं उनको लिखते जाना। ये साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया इसको। तो ये ऐसे हो गया हमारे पास, और कॉस ऑफ माइनस एक्स वो कॉस एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये कॉस एक्स आ गया, और ये माइनस माइनस कट के इसकी लिमिट अलग ले ली और इसकी लिमिट अलग ले ली। ये तो फंक्शन बन गया, नहीं तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा, ये तो 1 हो गया, और ये बन गया, डायरेक्ट वैल्यू डाल दी cos 0, वो भी 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया जी 2। कितनी बार समझ में आ गई, देख लो एक बार, नहीं समझ में आई तो बताओ। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमें निकालनी है
राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालो RHL। अब बिल्कुल सेम तरीके से हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब हम उधर से आ रहे हैं 0 से बड़ा, तो फंक्शन तो हमारा अभी भी यही रहेगा क्योंकि 0 तो नहीं है, 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब फंक्शन तो ये रहने वाला है, x की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस h, और ये भी क्या रखेंगे 0 प्लस h, ये भी क्या रखेंगे 0 प्लस h, हर जगह रखेंगे। और लिमिट भी h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये साइन h अपॉन h ही हो गया जो कि 1 हो गया, और ये भी cos 0 हो गया जो कि 1 हो गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ये तो LHL RHL 11th वाला काम हो गया, है ना। अब फंक्शन की वैल्यू एट 0 तो दे ही रखी है 2। एट 0 कितने दे रखी है फंक्शन की वैल्यू 2। अगर मैं इसको f0 डालूंगा तो 2 ही आएगी। तो f0 आपकी 2 गिवन है, तो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसका मतलब LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट 0 बराबर होगी। तो हम क्या कहते हैं, इट इंप्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये करना समझ आ गई बात। अब उतार लो इसको फटाफट। चलो देखो, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं f0 पर। वो तो 1 दे रखी है, ये तो f0 इज 1। अब LHL निकालो। लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 छोटा, क्योंकि 0 को ही चेक करना है इसलिए 0 माइनस। फंक्शन क्या लिया हमने 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। ये क्यों लिया, क्योंकि x 0 माइनस का मतलब है 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो फंक्शन उसके लिए क्या है ये। तो यह पुट करो 1 माइनस cos 0 माइनस x अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये क्या बन गया 1 माइनस cos h ही बन गया, और ये भी h स्क्वायर बन गया, और लिमिट क्या बन गई h टेंड्स टू 0। इसका फॉर्मूला क्या होता था 2 sin स्क्वायर h/2। उतारने मत लगना, सिर्फ समझना। जिन बच्चों ने लिमिट अच्छे से नहीं करी है वो ध्यान से इधर देखें वो। अब इसको मैं फंक्शन को लिमिट की फंक्शन में कैसे लाऊंगा, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, ध्यान से देखना। 2 sin h/2 अपॉन h होल स्क्वायर बाहर लिख दिया, लिख लिया, दोनों का स्क्वायर था तो उसको बाहर लिख लिया। अब फंक्शन में जो ये वैल्यू साइन के साथ होती है वही नीचे भी होनी चाहिए, तब उसकी लिमिट लेते हैं तो 1 हो जाती है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है sin x/x, जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ होनी चाहिए। तो हमने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने इसको, और इसकी लिमिट तो ले रखी है हमने h टेंड्स टू 0। अब ये 2 का जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना बाहर, ये आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 1/4। ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा 1। 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/4, आंसर कितना आ गया। अब फंक्शन यहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो 1 दे रखी है, और LHL क्या निकल आई 1/2। तो यहाँ लिख दो LHL इज नॉट इक्वल टू f0, therefore fx is discontinuous at x is equal to 0। बस, इससे आगे नहीं जाता। कहीं भी मिसमैच होती है डिसकंटिन्यूअस, वहीं रुक जाओ और कह दो भैया आप आगे नहीं करेंगे, हम हो गया हमारा काम। चलो देखो जरा एक बार, ये उम्मीद तो मेरे को पूरी है कि तुम नहीं कर पाओगे। कर दिया डिसकंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो तुमने करा होगा मुझे पता है, हर साल वही करते हैं बच्चे। इधर देख लो एक बार समझना है मेरी बात को ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये 1 कब होता है जब ये 0/0 की फॉर्म बनती है, मतलब 0 डालो तो साइन 0 होता है और नीचे भी 0 आ रहा है। तो जब ऐसा कोई फंक्शन जब ही बनेगा, लिमिट का फॉर्मूला जब ही बनेगा जब यहाँ भी 0 आए और यहाँ भी 0 आए, ऊपर भी 0 आए नीचे भी 0 आए। अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे अभी तुमने जो ज़्यादातर बच्चे लगाते हैं वो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, और ये 0/0 नहीं बनता है, ये को क्या बन जाता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो ये फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नहीं अभी सुन लो, पहले मेरी बात सुन ले, एंगल तो बराबर है, तो पहले सुन ले मेरी बात, सुनो, ठीक है। अब सपोज करो तुम्हें f0 तो तुम्हें मिली है, उसमें 0 दे रखा है, अब मुझे निकालना है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो क्या करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 छोटा, तो 0 से छोटा लूँ या 0 से बड़ा लूँ फंक्शन, तो मुझे यही लेना पड़ेगा। तो x और साइन 1/x,
अब मैंने इसमें रख दिया 0 माइनस एच और साइन, और यहाँ भी रख दिया 0 माइनस एच। उतारने मतलब ना सिर्फ समझना, ठीक है। तो ये हो गया कि माइनस, ये माइनस भी बाहर निकल आएगा क्योंकि साइन और माइनस थीटा इज माइनस साइन, और ये भी माइनस है, तो फंक्शन अभी भी फिर से तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया। अब देखो समझना बात को कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू है। क्यों वैल्यू फाइनाइट है? क्योंकि हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू है वो 1 से 1 के बीच में ही रहती है। चाहे एंगल को मैं कितना भी बड़ा बना दूं, क्लास 11th में हमने सीखा था कि रेंज ऑफ साइन थीटा इज -1 to 1। तो ये वैल्यू जो कितनी भी बड़ी हो जाए, वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। तो इसके सामने एक तो ये लिख देना जो मैंने ये लिखा है, और साथ में लिख देना, इसमें 0 डाल दिया, और ये क्या लिख देना, फाइनाइट वैल्यू, और यहाँ लिख देना इसके सामने यही। तो 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू इज 0। भाई -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ डाल दूं मैं और 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद RHL निकालो, बिल्कुल सेम। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो साइन x साइन 1/x, अब यहाँ रखोगे तो 0 प्लस h, और ये भी बिल्कुल सेम ऐसी होगी 0 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h, ठीक है। और इसमें भी 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, ठीक है ना। तो ये कितने आ गई, 0। तो हम यहाँ लिख देंगे LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू एट 0, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी आया है, तो 1-2 साल पहले। तो आपने वहाँ पे h0 ले लो, h टेंड्स टू 0।